कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों आज हम दोबारा बात करने वाले हैं अपनी उसी सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बीकॉम प्रोग्राम वाले और ऑनर्स वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 5। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमने अपने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट की थी और जिसके मैं आपको 2 पार्ट प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो दोस्तों इस पार्ट को देखने से पहले वो दोनों पार्ट देख लें जरूर। अच्छा वो कहाँ मिलेंगे आपको दोस्तों? पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दोनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पहले जाके वो वाले पार्ट देख लेना क्योंकि वहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया पहली क्लास के अंदर, थोड़ा बेस समझाया, कुछ मीनिंग समझाए। उसके बाद दोस्तों वाला पार्ट देखना, ठीक है? पहले वो देख लेना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों हमने पिछली 2 क्लास में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, उसकी मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डेवलपमेंट में डिफरेंस, उसके इंपॉर्टेंस, उसके फीचर, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस कि भैया HRM करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शन से मतलब इसके कार्य क्या है, एक बिजनेस को क्यों नीड पड़ती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, या बोल सकते हैं आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। क्योंकि HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, उसका हेड कौन होगा? HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, है ना दोस्तों। तो अब इसके दोस्तों कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। पहला मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा ऑपरेटिंग। सबसे पहले फंक्शन हमारा मैनेजरियल फंक्शन। दोस्तों मैनेजरियल वर्ड ये बना है आपका मैनेजमेंट से। किससे बना दोस्तों? मैनेजमेंट से। जैसा कि आप सब बीकॉम बैकग्राउंड से ही हैं, कॉमर्स बीकॉम कर रहे हैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हुए, और कॉमर्स में आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी अपने 11th-12th के अंदर। वहां आपने चैप्टर पढ़ा था मैनेजमेंट। क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट, हिंदी में बोले तो प्रबंध। तो इसीलिए सबसे पहला काम जो होता है वो होता है इसका मैनेजरियल फंक्शन, प्रबंध। सबसे पहले प्रबंध करता है, मैनेजमेंट करता है जो हमें काम करना उससे रिलेटेड चीजों का। जैसे कि आपने मैनेजमेंट चैप्टर में 5 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या याद है किसी को? क्या पढ़ा था हमने? POSDC, पोस्ट DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ देखिए मैनेजर फंक्शन कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये अगर वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी आपको एक बार क्लियर कर दूं दोस्तों। प्लानिंग, प्लानिंग आप जानती हैं, आपने पढ़ा था 12th के अंदर भी। थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, किसी भी काम को करने से पहले सोचना या उसके लिए रणनीति बनानी, प्लानिंग करना कि हमें काम करना कैसे है, ठीक है ना, उसको प्लानिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, अब हमने कोई प्लान बना लिया तो उसके लिए हमें जो जो नेसेसरी रिसोर्सेज चाहिए, आप कह सकते हैं इक्विपमेंट चाहिए, चीज़ें चाहिए, उन सबका कह सकते हैं आप इकट्ठा करना उन चीज़ों को, ठीक है। अगला डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब अब आपने मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलो सबसे पहला मान लो मैंने सोचा कि मैं एक रजिस्टर की फैक्ट्री खोलूंगा। किसकी फैक्ट्री? रजिस्टर की फैक्ट्री। अब मेरे दिमाग में चल रहा है रजिस्टर का बिजनेस बनाना, तो मैं प्लानिंग करूंगा कि अच्छा फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए होगी। हाँ जगह चाहिए होगी। अब जगह कौन सी मार्केट में चाहिए, कैसे चाहिए, जाऊंगा बात करूंगा रेंट वगैरह की, हर चीज़ की। तो वो क्या कर रहा हूँ मैं? प्लानिंग कर रहा हूँ कि भैया अब मान लो जगह मिल गई तो अब मैं अगर फैक्ट्री खोलूंगा रजिस्टर की तो उसके लिए मेरे को कच्चा माल चाहिए होगा, पेपर वगैरह, तो वो सब कहाँ से आएगा, ये सब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अब मैंने ऑर्गेनाइज किया, मतलब सामान मैं लाया। जैसे कि मैंने प्लानिंग क्या की कि अच्छा रजिस्टर का माल बनाना है ना, चलो ठीक है मैं ये रजिस्टर का सामान ना इस मार्केट से ले आऊंगा, ये मैं सोच रहा हूँ। फिर ऑर्गेनाइजिंग में मैंने क्या किया, मैं सामान लेके आया तो ये क्या हुआ, वहाँ था मतलब सोच रहा था, यहाँ मैंने प्रैक्टिकल रूप में उस चीज़ को अप्लाई किया, मैं सामान लेके आया तो ऑर्गेनाइजिंग। फिर डायरेक्टिंग, अब ऑर्गेनाइजिंग के सामान लाऊंगा नहीं, मुझे लोग भी चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो मैंने लोगों को नौकरी पे लगाया, तो उन लोगों को डायरेक्ट करूंगा ना, ये कैसे काम करना है, डायरेक्टिंग निर्देश देना। अगला कंट्रोलिंग, और फिर अब सारे काम को कंट्रोल करूंगा जिससे सारा काम अच्छे से चलता रहे, क्योंकि मैं मालिक हूँ तो सारी चीज़ों को मैं ही देखूंगा भैया, है ना। तो ये हमने बात कर ली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की। आई होप आपका मैनेजर फंक्शन क्लियर हो गया होगा। ये 12th वाली बातें हैं सारी, ठीक है। अब आओ अगली बात पे, ऑपरेटिंग फंक्शन। क्या ऑपरेटिंग, 1 मिनट, ये शायद रब हो गया ओरिएंटेशन। हाँ अगला क्या है हमारा? ऑपरेटिंग फंक्शन। अब उसको ऑपरेटिंग फंक्शन, अब कोई भी बिजनेस आप करेंगे, कोई भी चीज़ करें तो उसे ऑपरेट करना पड़ता है, उसको चालू करना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत नीड होती है। आप ये बिजनेस का आप एग्जाम्पल हटाइए, यहाँ डायरेक्ट एग्जाम्पल चलेगा HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या बोल लीजिए डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? लोगों को भर्ती करके ट्रेनिंग दिला के पोस्ट तक लगाना, ठीक है। तो वो समझेंगे यहाँ पे कैसे होता है। सबसे पहले जिसका आपका ऑपरेटिंग फंक्शन का फंक्शन होता है वो होता है प्रोक्योरमेंट फंक्शन। क्या? प्रोक्योरमेंट फंक्शन, इसका मतलब इट इज कंसर्न विद सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉइंग द राइट काइंड एंड प्रॉपर नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव।
प्रोक्योरमेंट फंक्शन का दोस्तों मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सही इंसान को, सही व्यक्ति को चूज करके सही पोस्ट पे लगाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बिजनेस के अंदर मान लीजिए अकाउंटेंट की पोस्ट खाली थी। अब अकाउंटेंट की पोस्ट खाली थी तो अकाउंटेंट की पोस्ट पे कौन बंदा लगाया जाएगा? जिससे अकाउंटेंसी आती होगी या जिसे अकाउंटेंसी नहीं आती होगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसे अकाउंटिंग आती होगी उसी को तो हम अकाउंटेंट की पोस्ट पे लगाएंगे। तो सही पोस्ट क्या है? अकाउंटेंट की पोस्ट। और सही बंदा कौन होगा? वो बंदा जिसे अकाउंटिंग आती होगी। तो उस बंदे को सही बंदे को सही पोस्ट पे लगाना ही आपका क्या है? प्रोक्योरमेंट फंक्शन। ठीक है, जिससे क्या हो सके? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैं पिछली 2 क्लासेस से आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। पैसा कैसे कमाएगा? जब एम्प्लॉय अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, ज़्यादा आउटपुट निकालेंगे, उसे कंपनी बेचेगी, कंपनी का प्रॉफिट होगा। सही है ना? आगे बात करें। अब इस प्रोक्योरमेंट फंक्शन का भी कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जॉब एनालाइज। अब जॉब एनालाइज का मतलब दोस्तों क्या? देखो, अब एक बिजनेस में लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं, मतलब लोग नई जॉब भी करते हैं और जॉब छोड़ते भी रहते हैं। तो क्या होता है ना, एक डेटा तैयार करना पड़ता है। क्या? एक डेटा तैयार, ऐसे ही भर्ती नहीं होती कि चलो हो आज सुबह मालिक उठा बिजनेस का, कहते चलो ऐसा करते हैं, खाली खाली से लग रहा है, कुछ बोर सा फील कर रहा हूँ, चलो ऐसा करो लोगों को भर्ती करो। नहीं, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पूरी कंपनी के अंदर एक डेटा तैयार किया जाएगा, लिस्ट तैयार की जाएगी। कौन से डिपार्टमेंट, मान लो कंपनी का 4 डिपार्टमेंट है, तो किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की जगह खाली है, कौन कौन सी पोस्ट खाली है। तो इसे बोलते हैं जॉब एनालिसिस। और जॉब एनालिसिस पोस्ट का मतलब ये होता है कि उस पोस्ट पे कौन सा बंदा चाहिए, किस बंदे को उस पोस्ट के लिए हम रिक्वायर, मतलब क्या बोलते हैं, किस बंदे को उस पोस्ट के लिए हम हायर करें, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उसके लिए मतलब स्किल आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, है ना? वो सब आता है आपका जॉब एनालिसिस के अंदर। जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि सारी हम जॉब की डिटेल लिख लेते हैं पेज पे। अच्छा, ये डिटेल लिख लो, ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिस बंदे को हम हायर करेंगे। ठीक, आगे बात करें तो HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या? अब हम प्लान करेंगे कि भैया इन लोगों को लाएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट डिपार्टमेंट में 10 अकाउंटेंट की नीड है, तो अब हम 10 अकाउंटेंट गली में घूम तो रहनी है कि हो ऑफिस से बाहर निकले, गली में घूम रहे थे, पकड़ के चलो भाई चलो आपको नौकरी देनी है। नहीं, इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, इश्तिहार देने पड़ेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, अखबार में, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह लोगों से कहना भी पड़ेगा, है ना? तो जब क्या, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है कि प्लान करना पड़ेगा कि भाई लोगों को कैसे लोगों तक पहुंचाएं कि हमारी कंपनी में नीड है ना? अब लोगों को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि आपकी कंपनी में नीड है, जब तक आप किसी के थ्रू आप बताओगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल लोग क्या करते हैं, जॉब चाहिए तो ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल है, Naukri.com, ठीक है, अपना.com। तो इन सारे .com पे क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं वो अपनी वैकेंसी डालती हैं कि भैया हमारी कंपनी के अंदर ये पोस्ट खाली है। लोग उन पोस्ट को देखते हैं, अप्लाई करते हैं और जॉब पाते हैं, है ना? ये हो गया। अगला रिक्रूटमेंट। अब क्या होता है? अब रिक्रूटमेंट होता है, मतलब अब लोगों को मालूम चला, अच्छा तो इस कंपनी में ये जॉब खाली है, तो अब लोग जाएंगे, लोगों का वहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर उनकी सिलेक्शन होगा। फिर क्या होगा? रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन होगा उनका। अब देखिए, मान लीजिए 5 लोग आए, ये 5 लोग आए, इन सबका इंटरव्यू लिया गया, फिर इनमें से मान लीजिए 3 लोगों को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया, सिलेक्शन हो गया। फिर प्लेसमेंट, फिर इन तीनों को प्लेस कर दिया जाएगा इनके डिपार्टमेंट में कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा मान लो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है, ये बंदा फाइनेंस के लिए सेलेक्ट किया गया है, ये बंदा सेल्स के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो इनको इनके डिपार्टमेंट के हिसाब से हम प्लेसमेंट दे देंगे। उसके बाद क्या होगा? इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अब इन्हें हम बिजनेस से अपने रूबरू कराएंगे। फॉर एग्जांपल, कि अब इन्हें बताएंगे कि भैया बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन क्या है, कौन आपका सीनियर है, कौन आपका जूनियर है, काम होने के बाद आपको किसे अपडेट देना है, किसको रिपोर्ट देनी है, आपकी जॉब टाइमिंग क्या है, आपकी मतलब कौन कौन सुपीरियर है, कौन कौन आपके सबॉर्डिनेट है। इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाएगा, जिससे आने वाले फ्यूचर में कोई भी गलती ना करे काम के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अभी तक का आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमारे ऑपरेटिंग फंक्शन का हमने एक फंक्शन पढ़ लिया, प्रोक्योरमेंट फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले फंक्शन की, जो है डेवलपमेंट फंक्शन। अभी हमने प्रोक्योरमेंट फंक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट फंक्शन। इसका पहला होता है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। दोस्तों, एक एम्प्लॉय, देखिए एक बिजनेस एम्प्लॉय से बहुत कुछ चाहता है। क्या? कि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करे, टाइम पे आए, अपना पूरा ध्यान काम पे दे, जिससे कि क्या हो, अच्छे से काम करेगा तो कंपनी की ग्रोथ होगी, है ना? लेकिन एक एम्प्लॉय के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अगर उन फैक्टरों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, और अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो बिजनेस की ग्रोथ होना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है।
जिसमें सबसे पहला आपका परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। कि दोस्तों एक फंक्शन ये भी है कि परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना चाहिए एम्प्लॉय की, कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो एक बिजनेस की जिम्मेदारी है कि उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेज करे। अप्रेज मतलब प्रमोशन कर दिया उसे, ठीक है, प्रमोशन कर देना। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, प्रमोशन। आप प्रमोशन याद रख लीजिए कि उसे प्रमोट कर देना। अब दोस्तों जैसे प्रमोट होगा तो वो मोटिवेट होगा कि भाई मैंने अच्छा काम किया, मुझे प्रमोशन मिला, मैं अगले महीने और अच्छा काम करूंगा, अगले टाइम और अच्छा काम करूंगा, जिससे मेरा प्रमोशन होता रहेगा, है ना। तो ऐसे क्या होगा, मोटिवेट रहेगा और अच्छा काम करेगा पूरी एफिशिएंसी के साथ। आगे बात करें ट्रेनिंग। आगे दोस्तों ट्रेनिंग कि भैया देखो एक एम्प्लॉय है, ट्रेनिंग समय के अनुसार देनी चाहिए। समय के अनुसार मतलब टाइम टू टाइम उसे ट्रेनिंग देती रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है मार्केट के अंदर, है ना। अब एक एम्प्लॉय मान लीजिए अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट का है, उसे बीसी सॉफ्टवेयर अगर जानते हो, बीसी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसपे अकाउंटिंग का काम किया जाता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। अब उसे बिजी आता है, ठीक है, लेकिन उसने जाना कह रहे अब मार्केट में टैली आ गया, अब मार्केट में टैली आ गया, उसे नहीं आता। तो दोस्तों इसके मतलब ये नहीं कि आपने उसे काम से निकाल दिया कि तेरे को टैली नहीं आता, चल भाग यहाँ से, नहीं। आप उसे टैली सिखाइए, उसे टैली सिखाएंगे या उसे जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट के अंदर, अगर आप उसे सिखाएंगे तो वो और मोटिवेट होगा कि भैया मेरी कंपनी वाले मेरी नॉलेज पे भी ध्यान दे रहे हैं, मेरी स्किल पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो वो सीखेगा भी अच्छे से और काम भी अच्छे से करेगा, है ना। अगला क्या आपका एक मिनट, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या दोस्तों, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट मतलब कि बिजनेस के अंदर नए नए प्रोग्राम्स लाते रहना, नए नए ऐसी कह सकते हैं ना, एक तरह से प्रोग्राम मतलब कि बाहर की किसी मेंटोर को बुलाया जो आपके एम्प्लॉय से बात करे, उनकी मेंटोरशिप करे, कि उनसे पूछे आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्या पता सबको ना बता पाए। देखिए मेंटोर क्या होता है कि आपके अंदर तक की बात आपसे निकलवा लेता है, आपसे बड़े अच्छे से बात करके। तो क्या होगा, एम्प्लॉय भी खुश होगा कि भैया मेरे बिजनेस वाले ध्यान रख रहे हैं, है ना। जो स्ट्रेस होगा उसका वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। आगे करें करियर प्लानिंग, कि उसे जाने उसने करियर के लिए क्या सोचा था, उसकी करियर प्लानिंग में उसकी हेल्प करें। उससे पूछे कि भाई तेरी क्या नीड है, तो पैसे की दिक्कत है, घर की दिक्कत है, किस चीज़ की दिक्कत है, उस दिक्कत को पूरा करने की कोशिश करें, जिससे बंदा, अरे क्या होगा अगर आप उसे ट्रीट करेंगे सिर्फ एज ए एम्प्लॉय कि भैया तू तो मेरा एम्प्लॉय है, काम कर, पैसे ले, घर भाग यहाँ से, है ना। तो दोस्तों ऐसे क्या होगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, वो कहेगा यार खाली काम के पैसे दे रहा है, तो काम नहीं कर पाएगा सही से। लेकिन क्या है, अगर आप एज अ फैमिली मेम्बर के टाइप उससे पूछेंगे दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, उसके साथ घुल मिल के रहेंगे, तो दोस्तों क्या पता कि आपसे घुल मिल जाए तो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करे और आप उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सको, जिससे उसकी काम करने की क्षमता और बढ़ जाए, है ना। आगे बात करें दोस्तों, तो ये वो कर लिया हमने डेवलपमेंट फंक्शन की बात, ठीक है। आगे बात करें कंपनसेशन। अब दोस्तों एक एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी तारीफ कर लीजिए वगैरह वगैरह, वो सब अलग बात है, लेकिन एक एम्प्लॉय का सबसे बड़ा मोटिवेशन, सिर्फ एम्प्लॉय का नहीं, दुनिया में हर इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, पैसा। गाना नहीं है वो, पैसा है तो बड़ी 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 बात है। दोस्तों क्या है कि पैसा पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन बनता है एक इंसान के लिए। तो एम्प्लॉय के लिए भी सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, पैसा। जॉब इवैल्यूएशन। दोस्तों जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जिस जॉब पे आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उस जॉब को इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट कहने का मतलब है कि आप पता लगाओ कि इस काम के से कितने पैसे मिलने चाहिए। मतलब अगर अकाउंटिंग की जॉब है तो आप इसका इवैल्यूएशन करो कि भाई एक अकाउंटिंग की जॉब के कितने पैसे देने चाहिए। ये नहीं अपने मन से अकाउंटिंग हार थोड़ी होता है 5,000 ले चल, नहीं। आपको पहले पूरा एक अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि भाई इसके लिए कितने सही दाम हमें देने हैं, कितने सही में सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। अगला वेजेस एंड सैलरी, कि अपने एम्प्लॉय की वेजेस एंड सैलरी टाइम टू टाइम देते रहें, उसमें इंक्रीमेंट करते रहें, जिससे वो भी खुश रहेगा, वो खुश रहेगा तो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। दोस्तों बोनस एक एडिशनल इनकम हो जाती है कि एम्प्लॉय की, जो उसे बहुत मोटिवेट कर सकती है कि भाई मैंने अच्छा काम किया, मुझे बोनस मिला, मैं अगली बार और अच्छे से काम करूंगा, जिससे उसका अंदर से मोटिवेशन लेवल हाई रहता है और वो पूरी एफिशिएंसी के साथ अपना काम करता है ना दोस्तों। अच्छा अगला जो फंक्शन है वो हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन। इसका मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉय थ्रू वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। दोस्तों ये टॉपिक भी आपका 12th का बिजनेस स्टडी का ही है, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बोल लीजिए या फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन बोल लीजिए। फाइनेंशियल मतलब वो इंसेंटिव जो पैसे के रूप में दिया जाए, कि आपने अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसे बोनस दे दिया, एडिशनल सैलरी में उसकी पैसे एक्स्ट्रा दे दिए कि सैलरी दी और थोड़े पैसे और एक्स्ट्रा दे दिए, उससे खुश होकर काम से खुश होके, है ना। और एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है कि उसकी तारीफ कर दी, ठीक है, उसकी तारीफ कर दी,
कि भैया सबके सामने उसके लिए क्लैपिंग करवा दी कि भाई इसने कितना अच्छा काम किया है, जिससे उसे अच्छा लगेगा, ओहो सारे ऑफिस के सामने मेरी तारीफ हुई है, मेरे लिए क्लैपिंग हुई है, तो वो थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा अंदर से। तो ये होता है नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, आगे बात करें मेंटेनेंस फंक्शन। इट इज कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब दोस्तों एक एम्प्लॉय हो या दुनिया में कोई भी हो, अगर उसे काम करना है तो उसकी हेल्थ मैटर करती है सबसे ज़्यादा। अगर वो हेल्दी है, उसकी हेल्थ सही है, तो ही वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा, अपनी एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा, है ना। तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए बहुत सारी स्कीम होती है, बहुत सारी पॉलिसीज होती है जो बिजनेस को अपनानी पड़ती है, जिसमें एक बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा, कौन सी, ESI सुना होगा आपने। आजकल मतलब आजकल क्या, मोस्टली सारी कंपनी आजकल मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ESIC कार्ड प्रोवाइड कराती है अपने एम्प्लॉयज़ को, किस लिए कि अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ का भी वो लोग ध्यान रख सकें। ठीक है, आगे बात करें, जिसमें आपका मेडिकल आ जाता है, हाउसिंग यानी कि उन्हें अपने घर के लिए कोई दिक्कत है तो उसकी सहायता करें, कन्वेंस कि किराए वराए के लिए आजकल कंपनियां क्या करती है, कैब प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉय को कि भैया आपको कैब लेने आएगी, कैब छोड़ने आएगी, है ना। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है, अच्छा यहाँ हमारे फंक्शंस खत्म हो गए दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपना अगले टॉपिक की, जो है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रोक्योरमेंट फंक्शन समझाया था, तब मैंने आपको जॉब एनालिसिस बताया था दोस्तों। अब यहाँ पे पूरा टॉपिक ही जॉब एनालिसिस के ऊपर है, समझ लेते ध्यान से। अच्छा हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा मैं खाली टॉपिक लिख रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा बोर्ड के ऊपर। दोस्तों एक्सप्लेन मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा टॉपिक पढ़ के पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बाकी जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें हर एक पॉइंट बारीकी से एक्सप्लेन होगा और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अब यहाँ के बोर्ड छोटा, अगर मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर लूँगा तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाएगा, है ना। इसलिए टॉपिक बोला, आपको अच्छे से समझाया, और मैं जानता हूँ आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। बस जो मैं समझा रहा हूँ इसके बाद चाहे तो अपनी बुक देख लेना एक बार, जब तक नोट्स नहीं आ रहे तब तक बुक देख लो, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। बाकी कोई भी डाउट हो या आपको लग रहा हो कि लिखना ही चाहिए मेरे को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर या भैया कि बोर्ड में लिख दीजिए, मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए हर पॉइंट को, तो मैं अगली बार से उस चीज़ को भी अप्लीकेबल करूँगा, मतलब अप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें जॉब एनालिसिस की हम बात कर रहे थे दोस्तों। जॉब एनालिसिस का मतलब था कि जॉब के बारे में पूरा एनालाइज करना, जॉब के बारे में पूरी जानकारी निकालना। अब यह जॉब से मतलब क्या है कि कोई भी जॉब जो एक व्यक्ति करने वाला है उसकी जानकारी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए कि किसी बंदे को एक कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है, किसकी, अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है। ठीक है दोस्तों, अब अकाउंटेंट की जो पोस्ट निकली है अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, उसके लिए जॉब एनालिसिस क्या होगा, सबसे पहला कि पोस्ट क्या की है, अकाउंटेंट की, सैलरी क्या है, टाइमिंग क्या है, अदर वेजेस क्या है, इसके संग और अलाउंसेस कोई मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, इसके संग मेडिकल सर्विस मिल रही है नहीं मिल रही, कोई कन्वेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा, कि जो भी फैसिलिटी इस जॉब के साथ मिल रही है उन सबको हम क्या किस में शामिल करते हैं, जॉब एनालिसिस। इसके अंदर जो भी फैसिलिटी मिल रही है, जो भी टाइम है, जो भी ड्यूरेशन है, हर चीज को हम शामिल करते हैं जॉब एनालिसिस के अंदर। इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे, इट इज अ फॉर्मल एंड डिटेल स्टडी ऑफ जॉब्स, कि जॉब के बारे में डिटेल स्टडी करना ही जॉब एनालिसिस है। कि आपको पता होना चाहिए कि जो जॉब आप करने जा रहे हो उसके अंदर आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या आपकी ड्यूटी होगी, क्या क्या आपकी सैलरी होगी, क्या क्या आपके वेजेस होंगे, क्या क्या आपकी टाइम ड्यूरेशन होगी, हर चीज आपकी जॉब एनालिसिस के अंदर आती है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। बाकी दोस्तों टेंशन मत लेना, जब नोट्स आएंगे तो उसके अंदर हर चीज अच्छे से क्लियर होगी, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करें अपने अगले टॉपिक की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस। अभी मैंने आपको जॉब एनालिसिस का मतलब बताया कि जॉब एनालिसिस में हर वो चीज इंक्लूड होती है जो एक जॉब से रिलेटेड होती है, कि जॉब में कितना काम करना है, कितने घंटे काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, कहाँ काम करना है, कौन मेरा सुपीरियर होगा, कौन मेरा सबऑर्डिनेट होगा, मेरे को कौन कौन सी अदर फैसिलिटी मिलेंगी लाइक मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, है ना। वो सब किस में आता है, आपका जॉब एनालिसिस के अंदर आता है। तो अब उसके बाद करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है जॉब रीडिजाइन, कि भाई जॉब एनालिसिस से हमें जॉब रीडिजाइन करने में हेल्प मिलती है। हमने जॉब एनालिसिस कर लिया कि भाई अकाउंटेंट की मान लीजिए पोस्ट है, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। अब उसको देखते ही हम जॉब को रीडिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब हमें कल को कोई दिक्कत मालूम चली, अच्छा इस काम को करने में दिक्कत आ रही है, तो हम उसको रीडिजाइन भी कर सकते हैं, मतलब कुछ और उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, वर्क स्टैंडर्ड, कि जॉब एनालिसिस को करने से ही हम वर्क स्टैंडर्ड का मतलब कि जब हमें पता होगा कि एक जॉब के लिए हमें इतने घंटे एक बंदे को देने हैं, मतलब 8 घंटे की जॉब है, तो उस हिसाब से ही हम वर्क स्टैंडर्ड निकालेंगे कि 8 घंटे में इस बंदे को हम कितना काम दे।
एज अ कंपनी 8 घंटे में हम इस बंदे से कितना काम करा सकते हैं, इसका वर्क स्टैंडर्ड कि एक 8 घंटे में कितना काम में करके दे सकता है अपनी एफिशिएंसी के अनुसार, ठीक है ना। तो ये सब हम जॉब एनालिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं। आगे बात करें सिग्निफिकेंस यानी कि बेनिफिट ऑफ जॉब एनालिसिस, कि भैया जॉब एनालिसिस के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है इसका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि भैया HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे ज़्यादा फायदा देता है आपका जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस करने के बाद ही हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि कितने लोग हमें चाहिए, कितने लोगों की हमें नीड है, उन सबकी डिटेल बनाओ, उन सबकी लिस्ट बनाओ, उस हिसाब से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, भर्ती करेंगे। लेकिन उस लिस्ट को बनाने से पहले हमें हर एक जॉब की पूरी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम अकाउंट डिपार्टमेंट में गए, अकाउंट डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें 5 अकाउंटेंट की नीड है, तो अब उस जॉब के लिए पहले हमसे पूछेंगे कि भैया क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उस जॉब का एनालिसिस है। तो बताएंगे कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एज लिमिट चाहिए, उस बंदे को ये चीज़ आनी चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए, है ना। हर चीज़ उसकी उस जॉब से रिलेटेड हर चीज़ को एनालाइज करेंगे कि अच्छा तो हमें ये क्वालिफिकेशन पूछनी पड़ेंगे उस बंदे से जिसे हम हायर करने वाले हैं, है ना। उस हिसाब से अगला रिक्रूटमेंट, मैंने बताया किस में फायदा करता है ये, रिक्रूटमेंट करने के टाइम, भर्ती करने के टाइम, है ना। भर्ती करने के टाइम आप उस बंदे को बता सकते हो कि भैया हमारे जॉब की ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप इन्हें फुलफिल कर सकते हो तो ही हम आपको हायर करेंगे। सिलेक्शन के टाइम कोई सेम बात, प्लेसमेंट के टाइम कि उस जॉब पे लगाने से पहले हर एक चीज़ चेक कर ली जाएगी कि क्या सेम क्वालिफिकेशन मैच हो रही है, क्या एज लिमिट मैच हो रही है, क्या नॉलेज मैच हो रही है, क्या स्किल मैच हो रही है, हर चीज़ ठीक। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के टाइम भी हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो बंदे को देखो हम किसी बंदे को ट्रेनिंग देते हैं उस बंदे की जॉब के अकॉर्डिंग किस पोस्ट के लिए हम उसके तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए उसे हम सेल्स डिपार्टमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसे ट्रेनिंग दी जाएगी कि अच्छा कि सेल डिपार्टमेंट में से ये काम करना है, कस्टमर से मिलना है, कस्टमर से कांटेक्ट करना है। अब कस्टमर से कांटेक्ट करेगा तो उसकी क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे हम, है ना। कुल मिला के जो जॉब एनालिसिस इन लोगों ने किया था HRM वालों ने, उस हिसाब से ही बंदे को ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। आगे बात करें जॉब इवैल्यूएशन, जॉब का इवैल्यूएशन भी जॉब एनालिसिस करने के बाद ही होता है। जैसे कि मैंने जॉब का एनालिसिस किया कि अच्छा पोस्ट अकाउंटेंट की है, अच्छा टाइम यहाँ पे 8 घंटे की जॉब है, अच्छा एज लिमिट मान लीजिए जो भी है, ठीक है, अच्छा ये सबॉर्डिनेट है हमारा, ये सुपीरियर है, तो इस जॉब की मैं मान चलता हूँ कि सैलरी 18,000। तो हर चीज़ को देखने के बाद ही सैलरी फिक्स की जाती है कि कितने घंटे काम करवा रहे हैं, कितने घंटे काम करवा रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर पे काम करवा रहे हैं, कैसे कैसे काम करवा रहे हैं, हर चीज़ को देखने के बाद ही आप सैलरी यानी कि जॉब का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि जॉब अगर वो अच्छा काम कर रहा होगा तभी हम उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करेंगे कि क्या वो अपने काम अच्छे से कर रहा है, एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, अपने टारगेट पूरे कर रहा है, तो ही हम उसका अप्रेजल करेंगे, मतलब उसका प्रमोशन करेंगे। आगे बात करें एम्प्लॉय काउंसलिंग, काउंसलिंग के टाइम भी यही चीज़ बहुत काम आती है जॉब एनालिसिस कि भैया हर बंदे की काउंसलिंग अलग अलग होगी। जो अकाउंट डिपार्टमेंट से होगा उसकी अलग, जो सेल्स डिपार्टमेंट से होगा उसकी अलग, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से होगा उसकी अलग, है ना। हर प्रोफाइल के हिसाब से अलग काउंसलिंग होती है। जॉब डिज़ाइन, और जॉब को डिज़ाइन भी हम जॉब एनालिसिस करने के बाद ही कर सकते हैं कि अगर जॉब में कोई भी कुछ और डिज़ाइन करना है, कोई नई चीज़ ऐड ऑन करनी है, तो इसको करने के बाद ही जब हम मान लीजिए हमने हर चीज़ की लिस्ट बना ली कि अच्छा अकाउंटेंट की पोस्ट है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये एज लिमिट है, ये आपका वर्किंग आवर है, ये आपके सुपीरियर है, ये सबॉर्डिनेट है, इन्हें सॉफ्टवेयर पे काम करना है। इन सबको देखने के बाद हम जिस बंदे को इस पोस्ट पे काम करना उससे पूछेंगे कि भाई क्या कुछ और ऐड करना है इसके अंदर। मान लीजिए ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो इसमें छूट गए हो तो उनको भी हम डिज़ाइन करेंगे, उनको भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। आगे बात करें ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, और इसी से हम ऑर्गेनाइजेशनल का डिज़ाइन भी करते हैं कि भैया जब सारे बंदों की जॉब को एनालाइज कर लेंगे उसके बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे कि कैसे काम करना है, कैसे फंक्शन करना है, कौन से डिपार्टमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको नहीं देनी, है ना। और आखिरी पॉइंट सेफ्टी और हेल्थ, इसी के अकॉर्डिंग हम सेफ्टी और हेल्थ के पैरामीटर सेट करेंगे कि भाई किस डिपार्टमेंट में कितनी सेफ्टी हेल्थ के ऊपर हमें नई नई स्कीमें निकालनी है और उनको अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली आपके जॉब के सिग्निफिकेंस की। यहाँ की बात करो दोस्तों तो आपसे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा आपका जॉब एनालिसिस के ऊपर भी, और वो भी कैसे बनेगा बता रहा हूँ। वो आपके एग्जाम में आपको डिफाइन करने को बोलेगा और आपको 5 चीज़ें दे देगा और 5 में से बोलेगा कि इन्हीं 2 या किन्हीं 3 को डिफाइन करो, उन्हीं में आपके टॉपिक मिल जाएगा जॉब एनालिसिस। आई थिंक 3-4 नंबर 5 नंबर का मान लीजिए 5 नंबर का ये आ सकता है। तो क्या
खाली जॉब एनालिसिस डेफिनेशन, उसका मीनिंग, ठीक है। बाकी आप उसमें अगर 4-5 पॉइंट यहाँ से ऐड कर देंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा एग्जामिनर के सामने। तो दोस्तों आई होप आपको आज के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हों। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ रहे तो दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक आपको पता ही है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, और ट्विटर का भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और दोस्तों कुछ भी आपको इंप्रूवमेंट के लिए लग रहा हो कि ये यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की नीड है तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में हमें दे, जिससे हम आगे उसे इंप्रूव करके लाएंगे। तो आज दोस्तों यहीं तक, इसे अच्छे से पढ़ लेना, बुक से रीड कर लेना एक बार, ठीक है। नोट्स अभी बन रहे हैं, नोट्स जब बन जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, बाय।